गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो बेटा कल कहां तक पढ़ लिया था अपन ने? कल दोनों टाइप की तरंगों में वेग पढ़ लिए थे क्या? दोनों टाइप की तरंगों के वेग पढ़ लिए थे क्या? माध्यम की फॉर्म में बेटा, माध्यम की फॉर्म में पढ़ लिए थे क्या? दोनों टाइप की तरंगों के वेग पढ़ लिए थे बेटा। अपन ने बोला रस्सी वाली जो तरंग होती है उसका वेग क्या होता है? रूट ओवर टी बाई म्यू। रूट ओवर टी बाई म्यू। जो बेटा रस्सी वाली तरंग होती है, रस्सी वाली तरंग का वेग लिखने की बात कर रहे हैं बेटा। रस्सी पर जो तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग का वेग। बेटा अनुप्रस्थ तरंग का मतलब अपने दिमाग में क्या आना चाहिए? रस्सी वाली तरंग। बेटा अनुप्रस्थ तरंग का वेग क्या लिखा था अपन ने? वी टी इज इक्वल टू क्या लिखा था? रूट ओवर टी बाई म्यू। जहां पर बेटा म्यू को आगे क्या लिखा जा सकता है? रो मल्टीप्लाइड बाई ए लिखा जा सकता है। इतनी बात अपन कर चुके हैं बेटा कल। रस्सी वाली तरंग जो रहेगी, रस्सी वाली तरंग का वेग की बात कर चुके हैं कल। रस्सी वाली तरंग की वेग, रस्सी वाली जो तरंग रहेगी बेटा उसका वेग कितना लिखा जाएगा? रूट ओवर टी बाई म्यू लिखा जाएगा। जहां पे म्यू को जरूरत पड़ने पे क्या लिखा जाएगा? रो मल्टीप्लाइड बाई ए। रो मल्टीप्लाइड बाई ए लिखा जा सकता है। याद रहेगा ये वाला फॉर्मूला। एनएलएम की तरह का क्वेश्चन आ जाए, तरंग का वेग पूछा जाए, एनएलएम की तरह का फोटो बना के दे दिया जाए, एनएलएम की तरह का फोटो बना के दे दिया जाए, और अगर उसमें बेटा रस्सी की चाल वगैरह, समय वगैरह पूछा जाए, इसका मतलब बेटा रूट ओवर टी बाई म्यू का क्वेश्चन है। रस्सी की चाल का क्वेश्चन है, रस्सी वाली तरंग की चाल का क्वेश्चन है। देन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद में बेटा सेकंड नंबर वाली तरंग का वेग, अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य मतलब बेटा कौन सी तरंग की बात कर रहे हैं? ध्वनि तरंग की बात कर रहे हैं। अनुदैर्ध्य तरंग का वेग बेटा अपन ने बोला था अनुदैर्ध्य तरंग का जो वेग होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव का वेग कितना लिखा जाएगा बेटा? रूट ओवर ई अपॉन क्या लिखा जाएगा? रो लिखा जाएगा। रूट ओवर ई अपॉन रो। बेटा जिसमें अपन ने बोला सॉलिड में तो क्या हो जाएगा? सॉलिड की बात करूं तो सॉलिड में तो क्या हो जाता है? वी एल इज इक्वल टू रूट ओवर यंग मॉड्यूलस अपॉन रो। बेटा लिक्विड में क्या हो जाता है? द्रव में क्या हो जाता है? रूट ओवर बल्क मॉड्यूलस अपॉन रो। और बेटा अगर अपन गैस की बात करें जो कि मेनली है गैस, तो गैस की बात करें तो बेटा फॉर्मूला क्या आता है? रूट ओवर गामा पी बाई रो इज इक्वल टू गामा आर टी बाई एम डब्ल्यू इज इक्वल टू गामा स्मॉल के टी बाई स्मॉल एम। बोलिए बेटा, ये लिख दिया था ये फॉर्मूला अपन ने, कल यहां तक पढ़ चुके हैं। कल जो पढ़ा है उसकी बात है बेटा। कल जो पढ़ा है उसकी बात है। देखो कल ये फॉर्मूले पढ़े थे अपन ने, देख लीजिए एक बार इनको। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, किसी भी टाइप के फॉर्मूले में, किसी भी फॉर्मूले में कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके तो बेटा अपन क्वेश्चन भी कर चुके हैं, इसके तो क्वेश्चन भी कर चुके हैं। एक बात तो बेटा नगण्य द्रव्यमान था रस्सी का, ग्राम में था। और बेटा जब रस्सी का द्रव्यमान था तब याद है क्या किया था? रस्सी का द्रव्यमान था तब त्वरण कितना आता है? जी बाई टू। तब त्वरण का वेग हर पॉइंट पे क्या होगा? चेंज होगा। मैंने बताया था अगर रस्सी का द्रव्यमान हो तो हर बिंदु पर तनाव अलग अलग आता है। हर बिंदु पर तनाव अलग अलग आता है तो बेटा तरंग का वेग भी हर बिंदु पर क्या आता है? अलग अलग। और बेटा हर बिंदु पर अगर वेग अलग अलग आता है, हर बिंदु पर वेग अलग अलग आता है, तो बेटा त्वरण होता है। उस वाली तरंग में क्या होता है? त्वरण होता है बेटा, उस वाली तरंग में त्वरण होता है।
और बेटा वो त्वरण कितना होता है G/2। जब भी द्रव्यमान आ जाएगा ना रस्सी में बेटा वो त्वरण कितना होता है G/2 त्वरण होता है। तो बेटा तुम गति की समीकरण लगा के सोल्व कर सकते हो। बोले कि तरंग को यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगेगा, यहां से यहां जाने में कितना समय लगेगा। बेटा तरंग गति की समीकरण लगाइए, S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, V बराबर U प्लस AT। कल बेटा पढ़ा था, कल का ये बता दिया है मैंने तुम्हें कि कल ये पढ़ चुके हैं अपन। अब बेटा आगे वाले बात पे आ रहा हूं, है ना। अब क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन अभी तक किए नहीं है अपन ने, है ना। तरंग, ध्वनि तरंग के वेग के क्वेश्चन नहीं किए। रस्सी वाले क्वेश्चन अपन ने कर दिए, लेकिन रस्सी वाले के लिए बेटा इनकी बात कर रहा हूं अब, इस वाली तरंग, ध्वनि तरंग के वेग की। रस्सी वाली तरंग तो पढ़ चुके हैं अपन, रस्सी वाली तरंग के क्वेश्चन भी कर दिए थे अपन ने। बिना द्रव्यमान वाली रस्सी, नगण्य द्रव्यमान वाली रस्सी और द्रव्यमान वाली रस्सी, दोनों क्वेश्चन कर दिए बेटा। अब ध्वनि के वेग की बात कर रहा हूं, ध्वनि के वेग। ध्वनि के वेग के लिए बेटा मैंने बोला सॉलिड में ध्वनि का वेग क्या लिखा जाएगा, यंग मॉड्यूलस अपॉन रो। बेटा लिक्विड में क्या लिखा जाएगा, द्रव में क्या लिखा जाएगा, बल्क मॉड्यूलस अपॉन रो। और बेटा गैस में फॉर्मूले अपने पास 3 फॉर्मूले याद रहने चाहिए गैस के फॉर्मूले, गामा पी बाई रो, गामा आर टी बाई एमडब्ल्यू, गामा स्मॉल के टी बाई स्मॉल एम। तीनों फॉर्मूले याद रहेंगे बेटा, इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, गैस के फॉर्मूले इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं। ध्वनि में गैस में ध्वनि का वेग इंपोर्टेंट फॉर्मूले है भाई, इंपोर्टेंट फॉर्मूले। ये वाले फॉर्मूला इंपोर्टेंट है भाई। ध्वनि के वेग में कौन सा वाला बेटा, गैस वाला फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, क्योंकि ध्वनि बोली कहां पे जाती है, गैस में। सोर्स कहां पे लगा होता है जनरली, गैसियस मीडियम में। सुनी कहां पे जाती है बेटा, गैसियस मीडियम में। इसलिए बेटा ध्वनि के लिए कौन सा केस इंपोर्टेंट है, गैस वाला केस इंपोर्टेंट है। अब आगे चलता हूं बेटा, है ना। बेटा गैसीय माध्यम में ध्वनि के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ध्वनि के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, पहला कारक क्या है बेटा, तापमान। सबसे पहले फॉर्मूले की बात करूं तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, VRMS इज इक्वल टू √3RT अपॉन MW। यही होता है क्या बेटा फॉर्मूला। VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, √T। VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, √T। बेटा अगर तुम V का ग्राफ बनाओगे T के साथ, V का ग्राफ बनाओगे किसके साथ बेटा, √T के साथ, तब तो क्या आएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन आएगा। और बेटा V का ग्राफ बनाओगे तुम किसके साथ, T के साथ, तो बताइए बेटा ग्राफ कैसा आएगा। स्क्वायर कर दू इक्वेशन का, स्क्वायर करूंगा तो क्या लिखा जाएगा बेटा, V स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये लिखा जाएगा बेटा। ये पैराबोला बनेगा क्या, परवलय बनेगा क्या, देखो परवलय बनेगा क्या, V और T का ग्राफ परवलय बनेगा। वो भी बेटा किधर की तरफ ओपन होता हुआ, T की तरफ ओपन होगा, जिसकी पावर 1 होती है उसकी तरफ ओपन होता है। तो बेटा इस टाइप से ग्राफ बन जाएगा। डन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है बेटा। देखो इस ये ग्राफ बनाना है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T लिखा हुआ था, V y पे आ रहा है तो इसकी जगह क्या लिख दिया बेटा, y लिख दिया। ये √T x पे आ रहा है, इसकी जगह क्या लिख दिया, x लिख दिया। बेटा किसका ग्राफ आ गया, स्ट्रेट लाइन का, सरल रेखा का ग्राफ है। ऐसे बेटा इस वाले के लिए देखिए, इस वाले के लिए देखिए बेटा, इस वाले के लिए देखिए, इधर वाले के लिए देखिए बेटा, सेकंड वाले ग्राफ के लिए, सेकंड वाले ग्राफ के लिए ये इक्वेशन बेटा, V स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। V कहां पे आ रहा है बेटा, Y पे, तो V Y पे आ रहा है तो Y का क्या हो जाएगा, स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। क्या बनेगा बेटा, परवलय बनेगा, पैराबोला बनेगा। डन है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है बेटा। डन है यहां तक, हाँ ना बोलो। इसके बाद में बेटा आ रहा हूं, अब क्वेश्चन वाली बात कर रहा हूं, है ना, क्वेश्चन वाली। जैसे मान लीजिए बेटा अगर तुमसे पूछा जाए परसेंटेज चेंज का रिलेशन पूछा जाए, देखना बेटा परसेंटेज चेंज का रिलेशन। देखो ये लिखा हुआ है क्या, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा हुआ है बेटा, √T लिखा हुआ है क्या, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। इसका मतलब परसेंटेज चेंज क्या लिखा जाएगा बेटा, इसका मतलब परसेंटेज चेंज क्या लिखा जाएगा, देखना, परसेंटेज चेंज इन V इक्वल टू हाफ ऑफ परसेंटेज चेंज इन T। बोलिए बेटा कोई गलत बात बोल रहा हूं क्या मैं, पावर किधर आ जाएगी, आगे आ जाएगी। देखिए बेटा यहां से लिख रहा हूं ये रिलेशन डायरेक्ट, यहां से लिख रहा हूं, देखो
एरर की फॉर्म में बेटा, परसेंटेज की फॉर्म में, स्मॉल चेंज, जब तक परसेंटेज चेंज किया हो बेटा 5% से कम के लिए, कहां तक के लिए वैलिड होगा है? 5% से कम के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, 5% से कम के लिए। बाकी क्वेश्चन किस टाइप के रहेंगे बेटा? क्वेश्चन किस टाइप के रहेंगे? टेम्परेचर को चेंज कर देगा, वो बोल देगा हाइड्रोजन गैस में साउंड की वेलोसिटी इतनी है इस टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बढ़ा के इतना कर दूं तो नई वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो बेटा एक टेम्परेचर पे वेलोसिटी देगा, दूसरे टेम्परेचर पे वेलोसिटी पूछी जाएगी। एक टेम्परेचर पे वेलोसिटी देगा, दूसरे टेम्परेचर पे वेलोसिटी पूछी जाएगी। इस क्वेश्चन, इससे इक्वेशन से कर देंगे, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, v2 बाई v1 इक्वल टू रूट ओवर t2 बाई t1। क्या इक्वेशन बनेगी बेटा? v2 बाई v1 इक्वल टू रूट अंडर रूट t2 बाई t1। इक्वेशन बनेगी नहीं बनेगी? बेटा टेम्परेचर पे डिपेंड करने वाले क्वेश्चन, ये लीजिए बेटा, वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग बताइए। 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग बताना है बेटा मुझे, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिया हुआ है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू मुझे पता भी होती है, कितनी होती है बेटा? 332 होती है, 332। समझ में नहीं आया तो बेटा इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है ना, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना। समझ में नहीं आया तो देखो बेटा, मैं तुमसे ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए तुम्हें अभी जो वेग दे रखा है, देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वेग दे रखा है, क्या कितना दे रखा है बेटा? ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 332 दिया हुआ है क्या? देखो बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ध्वनि का वेग किसमें बेटा? ध्वनि का वेग किसमें? वायु में। ध्वनि का वेग किसमें बेटा? वायु में। वायु में बोला जा रहा है कि वायु में कोई मैंने साउंड बोला, और मैंने साउंड बोला बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग कितना है? 332 है। अब बेटा इस वायु का, इस रूम का टेम्परेचर में 0 से बढ़ाकर कितना कर देता हूं? 10 कर देता हूं। 0 से बढ़ाकर 10 कर दूंगा तो ध्वनि का वेग भी बेटा कुछ बढ़ जाएगा। मुझे बताना है बढ़कर कितना हो जाएगा, मुझे बताना है बढ़कर कितना हो जाएगा। कैसे पता लगा कि तापमान बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ेगा? फॉर्मूला जानते हैं बेटा, रूट ओवर गामा RT अपॉन MW। टेम्परेचर बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, VRMS बराबर रूट ओवर गामा RT अपॉन MW। समझ पा रहे हो बेटा बात को? VRMS का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? VRMS का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? रूट ओवर गामा RT अपॉन MW। अब बेटा देखो, पहले भी वेग कहां पे दिया हुआ था? ध्वनि में। बाद में भी वेग कहां पे दिया हुआ है बेटा? ध्वनि में। बेटा वेग कहां पे? पहले भी किसमें दिया हुआ है? ध्वनि का वेग पहले भी किसमें दिया हुआ है? वायु में। बाद में भी किससे पूछा जा रहा है? वायु में। ध्वनि का वेग पहले भी वायु में दिया हुआ है, बाद में भी वायु में पूछा जा रहा है। इसका मतलब बेटा गैस सेम है तो गामा भी क्या रहेगा? सेम। MW भी क्या रहेगा? सेम। R भी क्या रहेगा? सेम। वायु सेम है बेटा, है ना? वायु सेम है, वायु सेम है तो क्या क्या चीजें सेम होगी? MW सेम, गामा सेम, R सेम। जब तक गैस सेम रहेगी सब चीजें क्या रहेगी बेटा? सेम रहेगी। तो बेटा केवल तापमान के बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तापमान पर निर्भर करेगा। तो बेटा VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखोगे? रूट टी। VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी लिखोगे तो बेटा क्या आएगा? V2 बाई V1 इक्वल टू क्या आएगा बेटा? रूट ओवर T2 बाई T1। बेटा टेम्परेचर केल्विन में लिखना पड़ेगा जब तक डेल्टा T आता है। MW बेटा मोलर मास, MW मोलर मास, MW मोलर मास। अच्छा बेटा T2 देखो, T2 कितना लिखोगे? T2 कितना लिखोगे? 283। कितना लिखोगे बेटा? 283। नीचे कितना लिखोगे बेटा? 273। कितना आएगा ये बेटा? V2 बाई V1। V1 की वैल्यू कितनी लिखोगे बेटा? 332 या 330 लिख देता हूं, है ना? 330 अप्रोक्सीमेट। अब बताइए बेटा इसको सोल्व करोगे क्या? इसको सोल्व करने में बहुत लोचा होने वाला है क्या? इसको सोल्व करने में बहुत लोचा होने वाला है क्या? देखो कैलकुलेशन बहुत टफ सी आ रही है क्या? बहुत टफ सी कैलकुलेशन आ रही है क्या?
देखो बेटा टेम्परेचर इतना ज्यादा होता कि 546 होता या 900 होता तो 2-3 टाइम कैंसिल आउट हो जाता। 232 रूट 283 अपॉन 273। रूट में बेटा 283 अपॉन 273 किसमें है? रूट में है। बेटा दिक्कत आएगी इसको, इस कैलकुलेशन को करने में दिक्कत आएगी क्या? बोलो। बेटा इसी टाइप की कैलकुलेशन के लिए, इसी टाइप की कैलकुलेशन के लिए, इसी टाइप की कैलकुलेशन के लिए तरीका बता रहा हूं बेटा, सुनना मेरी बात को। देखो यहां से लिख रहा हूं बेटा V2 इज इक्वल टू नीचे वाली वेलोसिटी 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली वो क्या लिख देता हूं? V नॉट लिख दिया इसको। 330 को क्या लिख दिया बेटा? V नॉट। बेटा इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? देखो इस वाले को ऐसा लिखा जा सकता है क्या? $273 प्लस 10 अपोन में क्या लिखा जाएगा बेटा? अपोन में क्या लिखा जाएगा बेटा? 273। ऐसे लिख दूं क्या? ऐसे लिख दूं क्या? बेटा इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख देता हूं ताकि तुम फॉर्मूले की टर्म में याद रख लो इसको, है ना। फॉर्मूले की टर्म में बना देता हूं, है ना, ताकि तुम्हारे लिए डायरेक्ट आसान काम हो जाएगा। देखो बेटा V2 बाई वी नॉट, V2 बाई वी नॉट डायरेक्ट फॉर्मूले की टर्म में लिख रहा हूं बेटा। T डिग्री सेंटीग्रेड, इधर क्या बेटा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा T डिग्री सेंटीग्रेड का वेग बताना है, दिया हुआ कहां का है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड का। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वेग दिया हुआ है, T डिग्री सेंटीग्रेड का वेग बताना है। बेटा फॉर्मूला डेराइव कर रहा हूं, सुन लेना बात को। ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूले से करोगे बेटा तो ऐसे कैलकुलेशन में उलझ जाओगे। तो बेटा ऐसे कैलकुलेशन में उलझने से बचने के लिए बेटा शॉर्ट मेथड बता रहा हूं, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। सुनना बेटा मेरी बात को। जब टेम्परेचर बहुत कम बढ़ाया जाए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वेग दिया जाए, 10 का पूछ लिया, 15 का पूछ लिया, 20 का पूछ लिया, 30 डिग्री सेंटीग्रेड का पूछ लिया, तो बेटा किस टाइप से सोल्व होगा? सुनना मेरी बात को। बेटा ये तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू गिवन होगी, पूछी कहां की जाएगी? T डिग्री सेंटीग्रेड की। क्या T डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में लिखोगे तो 273 प्लस T लिख दोगे क्या बेटा? देखो T प्लस 273 है, केल्विन में लिख दिया वैल्यू को, केल्विन में लिख दिया है वैल्यू को। बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड को भी केल्विन में लिखोगे तो कितना आएगा? 273। अच्छा बेटा रूट के अंदर इसको डिवाइड कर देता हूं, रूट के अंदर इसको डिवाइड कर देता हूं, रूट के अंदर डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 1 प्लस टी बाई 273। क्या लिख दोगे बेटा? 1 प्लस टी बाई 273 की होल पावर कितनी कर दोगे बेटा? 1/2 कर दोगे। बेटा तुम्हें पता है बाइनोमियल में ये 1/2 किधर आ जाएगा? आगे आ जाएगा। अगर टी की वैल्यू बहुत कम है बेटा, टी की वैल्यू बहुत कम है, तो ये बाइनोमियल में ये किधर आ जाएगा? आगे आ जाएगा। बेटा अगर ये आगे आ जाएगा तो क्या बनेगा फॉर्मूला? VT डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 0 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 330 होती है। ये होती है क्या वैल्यू? देखो बेटा ये पावर किधर आ जाएगी? आगे आ जाएगी क्या? ये पावर किधर आ जाएगी? आगे आ जाएगी क्या? कितना हो जाएगा? 1 प्लस टी बाई 546। और बेटा इस 330 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं। बेटा 330 को इधर भेज दिया मैंने। डन बेटा, डेरिवेशन चल रहा है ना। अभी लास्ट में फॉर्मूला आ जाएगा बहुत आसान सा, लेकिन डेरिवेशन चल रहा है अभी, है ना। अब बेटा 330 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 330 इधर गया तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। कितना आएगा बेटा? 330 प्लस कितना आएगा बेटा? 330 टी अपॉन 546। इधर लिख देता हूं बेटा 330 प्लस 330 टी अपॉन 546। बेटा इस वाली वैल्यू को सोल्व करेंगे तो 0.61 वैल्यू आती है। इस वाली वैल्यू को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0.61। वायु में देखिए बेटा, देखिए अब क्वेश्चन को कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन को कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू दी जाए, T डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू पूछी जाए। बेटा मैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कैलकुलेट करके बता रहा हूं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी हो जाती। सुनना मेरी बात को। देखो बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 330 तो होती है, 330 तो होती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 330 तो होती है ना भाई।
अब T बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड पुट कर रहा हूं, T बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0.61 मल्टीप्लाइड बाई 1, 330 के अलावा कितना एक्स्ट्रा आ जाएगा? 0.61। कितना एक्स्ट्रा आएगा? 0.61। 330 तो रहेगी सही, जीरो पे भी थी, और बेटा 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी हो जाएगी? 330 प्लस 0.61, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर कितनी बढ़ती है बेटा? 0.61 बढ़ती है। वायु की बात कर रहा हूं बेटा, वायु की। वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग कितना होता है? 330 होता है, पता है अपन को 330 होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूछेगा, बताइए बेटा 10 से गुणा करोगे तो 6.1 आ जाएगा क्या? देखो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूछा जा रहा है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6.1 आ जाएगा क्या? और 6.1 ऐड करोगे तो 336.1 आ जाएगा क्या? देखो बेटा, जब स्टेट पीएमटी होती थी तो स्टेट पीएमटी में डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर ध्वनि का वायु में वेग कितना बढ़ जाता है? डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट में। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओगे, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओगे तो 330 के अलावा कितनी वैल्यू एक्स्ट्रा आएगी बेटा? 0.61, 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर। क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे बेटा, कहीं इधर कहीं सोल्व कर दो क्वेश्चन को। ये कंसेप्ट है बेटा, लेकिन ये याद रखना है, ये कंसेप्ट है ना, ये याद रखना है बेटा, यहां से नोट डाल के इसको अलग से याद रखना है ना। कंसेप्ट है बेटा, कंसेप्ट है ये। $336.1 हो जाएगा आंसर, है ना? 336.1। देखिएगा बेटा, V10 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 330 प्लस 6.1 कितना आ जाएगा बेटा? 336.1 मीटर पर सेकेंड। डन। क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, सोल्व कीजिएगा, है ना? क्वेश्चन लिख रहा हूं। 330 कहां से है बेटा? ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, प्रैक्टिकल वैल्यू है। ध्वनि का वायु में वेग 330 मीटर पर सेकंड होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और क्वेश्चन में भी दे दिया जाता है, क्वेश्चन में भी दे दिया जाता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग इतना है। डन बेटा जी, डन। प्रैक्टिकल वैल्यू है। ध्वनि का वेग अपन बोलते हैं ध्वनि कितने वेग से चल रही है। डेरिवेशन तो बेटा एक बार ये देख लो, अगर देखना चाहो तो। वैसे डेरिवेशन में कोई मतलब वाली बात है नहीं, बाइनोमियल लगा रखा है। जो पावर 1/2 होती है वो सेकंड टर्म के आगे लगा रखी है केवल। फिर इधर से जो 330 था इधर भेज दिया, दोनों तरफ गुणा कर दिया बेटा। तो 330 तो यहां 1 से तो 330 ही रह जाएगा, और इधर गुणा करोगे तो बेटा यह आएगा 330/546, तो 0.61 हो जाएगा, है ना? डेरिवेशन में दो चीजें केवल, एक तो पावर 1/2 थी उसको आगे लाए, 20 में लाए मतलब। और बेटा जो 330 था इसको इधर मल्टीप्लाई किया है दोनों टर्म में, उसके बाद ऑटोमेटिक ये 330 प्लस 0.61 टी आएगा। डन बेटा। क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, है ना? सत्ताईस डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में
गैस में ध्वनि का वेग 100 मीटर पर सेकंड है, तो 927 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस में ध्वनि का वेग बताइए। अब बोलिए बेटा जी, सोल्व कीजिए क्वेश्चन को। अब तुम्हें सोल्व करना है भाई ये। अब तापमान छोटा मोटा नहीं बढ़ाया जा रहा है भाई, तापमान बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। अब तो सिंपल फॉर्मूले से करो, वी आर एम एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, V2 बाई V1 इक्वल टू रूट ओवर T2 बाई T1, उससे आ जाएगा। नहीं है बेटा, 25 मीटर पर सेकंड सही नहीं है, सुनिएगा बात को, है ना। वी आर एम एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखोगे बेटा, रूट टी लिखोगे क्या। वी आर एम एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखोगे, रूट टी। बेटा बाकी सब चीजें पहले जिस गैस में वेग दिया जा रहा था, बाद में भी उसी गैस में पूछा जा रहा है। गैस समान है, गैस समान है, इसका मतलब गामा क्या होगा बेटा, समान होगा। गामा समान, एमडब्ल्यू समान, आर समान, क्या वी आर एम एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी बचेगा क्या। V2 बाई V1 इक्वल टू क्या कर दोगे बेटा, रूट ओवर T2 बाई T1 कर दोगे क्या। T2 कितना लिखोगे बेटा, 1200 केल्विन लिख दोगे क्या। T1 कितना लिख दोगे बेटा, 300 केल्विन लिख दोगे क्या। क्या है, रूट के अंदर 4 आ जाएगा क्या, और रूट 4 को क्या बेटा मैं 2 लिख दूंगा क्या। ये V2 बाई V1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा क्या बेटा। यहां से V2 इज इक्वल टू क्या, 2 टाइम्स ऑफ V1 आ जाएगा क्या। इसका मतलब 100 लिख दू क्या V1 की जगह बेटा, 200 आ जाएगा क्या, 200 मीटर पर सेकंड, 2 गुना हो जाएगा बेटा वेग। तापमान को 4 गुना किया, वेग कितना हो जाएगा बेटा, 2 गुना हो जाएगा। तापमान को 4 गुना किया, वी आर एम एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, तापमान को 4 गुना किया है, 300 से 1200 कर दिया है। तो बेटा अगर तापमान को 4 गुना कर रहे हो तो वी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी है, रूट टी है तो बेटा 2 गुना ही होगा ना। तापमान को 4 गुना करोगे तो रूट 4 कितना होगा बेटा, 2। वेग तो कितना होगा, 2 गुना होगा, केवल 200 आएगा। दाब का प्रभाव बेटा, दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव।
बेटा अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, 3 फॉर्मूले पढ़े, रूट ओवर गामा पी बाय रो, रूट ओवर आर टी बाय एमडब्ल्यू। तो मैं जानता हूं क्या बेटा क्या होता है फॉर्मूला, वी आर एम एस इज इक्वल टू क्या होता है, वी आर एम एस इज इक्वल टू रूट ओवर गामा पी बाय रो, रूट ओवर गामा पी बाय रो। या फिर बेटा फॉर्मूला ये भी होता है क्या, वी आर एम एस इज इक्वल टू रूट ओवर 3RT अपॉन एमडब्ल्यू। या फिर फॉर्मूला ये भी होता है क्या बेटा, ये भी होता है क्या, रूट ओवर वी आर एम एस नहीं बेटा, वी साउंड की बात कर रहे हैं, वी साउंड की बात कर रहे हैं, वी साउंड। गामा स्मॉल केटी बाई स्मॉल एम। बेटा जब ये फॉर्मूला, बेटा वो तो डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदला है, 1200 तो डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदला है, वहां से आया बेटा। अब देखना बेटा, है ना, वी साउंड की बात कर रहे हैं, वी साउंड की। तो बेटा जो वी साउंड होता है, वी साउंड होता है बेटा, अपन ने बोला एक फॉर्मूला तो पी की टर्म में होता है बेटा, और एक फॉर्मूला टी की टर्म में होता है। और मैंने बहुत स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था, जब ये फॉर्मूला लिखा है था तभी बताया था बेटा मैंने, कि जब पी और टी दोनों का जिक्र किया जाए, पी और टी दोनों का जिक्र किया जाए, तो निर्भरता केवल किस पर मानी जाती है, टी पर मानी जाती है। निर्भरता केवल किस पर मानी जाती है बेटा, टी पर मानी जाती है। जब क्वेश्चन में पी और टी दोनों दिए जाए, जब क्वेश्चन में पी और टी दोनों दिए जाए, तो कौन से फॉर्मूले से सोल्व करना है, टी वाले फॉर्मूले से सोल्व करना है। कौन से फॉर्मूले से सोल्व करना है बेटा, टी वाले फॉर्मूले से। मैं बोलूं प्रेशर 1 एटीएम से बढ़ के 4 एटीएम हो गया, टेम्परेचर 300 से बढ़ के 600 हो गया, तो बेटा टेम्परेचर भी दे रखा है, प्रेशर भी दे रखा है, तो किससे सोल्व करोगे बेटा, किससे सोल्व करोगे, टेम्परेचर वाले से सोल्व करोगे। प्रेशर वाले पे जाना ही तभी है बेटा, प्रेशर वाले पे जाना ही तभी है जब टेम्परेचर का जिक्र ही ना किया जाए क्वेश्चन में। क्वेश्चन में टेम्परेचर का जिक्र ही नहीं किया जाए तो फिर प्रेशर से रास्ता ढूंढना है अपन को। क्वेश्चन में अगर वो तापमान का, टेम्परेचर का जिक्र ही ना करे तो बेटा प्रेशर पे जाएंगे। फिर जब तक टेम्परेचर दे रखा है तब तक प्रेशर पे कोई निर्भरता नहीं होती है। जब तक टेम्परेचर दे रखा है तब तक प्रेशर पे कोई निर्भरता नहीं होती है। मैं बोलूं ताप नियत है, टेम्परेचर नियत है, दाब 2 गुना कर दिया, दाब 2 गुना कर दो, 4 गुना कर दो, तापमान नियत है, तो बेटा वेग क्या रहेगा, नियत रहेगा। समझ पा रहे हो क्या मेरी बात को। जब ताप दे दिया तो तापमान के, टेम्परेचर के हिसाब से सोचना है। जब तापमान ना दिया जाए, टेम्परेचर ना दिया जाए, तब प्रेशर पे जाना है बेटा। तो बेटा यहां स्टार्टिंग ही यहीं से कर रहा हूं, सुनना मेरी बात को, स्टार्टिंग ही यहीं से कर रहा हूं मैं। स्टार्टिंग ही ऐसे कर रहा हूं, जब क्वेश्चन में ताप का जिक्र ना किया जाए, ताप का जिक्र ना किया जाए, तब ही दाब पर निर्भरता होगी, तब ही दाब पर निर्भरता होगी, अदरवाइज दाब पर कोई निर्भरता नहीं होती है। अच्छा बेटा, अब दाब पर निर्भरता होगी, मान लो किसी क्वेश्चन में तापमान का जिक्र नहीं किया, तो फिर वी साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखोगे बेटा, रूट पी लिखोगे क्या, बोलो। वी साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखोगे बेटा, रूट पी लिख दोगे क्या फिर। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। थर्ड नंबर है बेटा माध्यम का प्रभाव, थर्ड नंबर है माध्यम का प्रभाव। अगर वो बोले बेटा कि पहले हाइड्रोजन में वेग इतना था, अब ऑक्सीजन में वेग बताओ, पहले हाइड्रोजन में वेग इतना था, अब हीलियम में वेग बताओ, हीलियम में वेग बताओ। बेटा माध्यम को चेंज करे, अगर
गैसीय माध्यम की बात कर रहा हूं, गैसीय माध्यम में ध्वनि के वेग की बात कर रहा हूं। लेकिन बेटा अगर मैं बात कर रहा हूं कि अगर वो क्वेश्चन में माध्यम को चेंज करने की बात कर रहा है, ऑक्सीजन गैस को चेंज करने की बात करता है, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन थी बेटा हीलियम कर देता है, नाइट्रोजन थी बेटा हीलियम कर देता है, ऑक्सीजन थी बेटा ऑर्गन कर देता है। जैसे बेटा अभी तक वो तापमान चेंज कर रहा था कि इतने तापमान पर वेग इतना है, तापमान इतना कर दूंगा तो नया वेग कितना आएगा। बेटा इसे वो अगर वो गैस का नाम चेंज करे कि ऑक्सीजन में वेग इतना, समझ रहे हो क्या तुम मेरी बात को? माध्यम चेंज करने वाले क्वेश्चन कैसे रहेंगे बेटा? गैस का नाम चेंज करेगा वो। पहले ऑक्सीजन में वेग इतना है तो अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिक्सचर में वेग कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिला दी, ये लो बेटा माध्यम चेंज हो गया। पहले हाइड्रोजन में वेग इतना है, अब हाइड्रोजन और हीलियम मिला दी, बताओ बेटा वेग कितना हो जाएगा? एक माध्यम में वेग दे रखा है, दूसरे माध्यम में वेग पूछा जा रहा है। एक गैस में वेग दे रखा है, दूसरे गैस में वेग पूछा जा रहा है। यह माध्यम को चेंज करना है बेटा। और बेटा माध्यम को चेंज करोगे तो क्या माध्यम पे डिपेंड करने वाली चीजें क्या क्या है? देखो फॉर्मूला V इज इक्वल टू V साउंड इज इक्वल टू रूट ओवर गामा आर टी अपॉन MW। यही है क्या बेटा फॉर्मूला? यही है क्या? देखो फॉर्मूला यही है क्या? देखो बेटा माध्यम को जब भी परिवर्तित करेगा, माध्यम परिवर्तित करने पर, माध्यम परिवर्तित करने पर, माध्यम का मतलब क्या बेटा? गैस का नाम, गैस का नाम परिवर्तित करने पर, गैस का नाम परिवर्तित करने पर बेटा Vs जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? रूट ओवर गामा अपॉन MW। यही आएगा क्या बेटा? ऐसे लिखोगे क्या? V2 बाई V1 इज इक्वल टू रूट ओवर गामा 2 बाई गामा 1। इधर क्या लिखोगे? MW1 अपॉन MW2 लिखोगे क्या बेटा? देखो मैं क्या सही लिख रहा हूं क्या? देखो इक्वेशन जो मैंने बनाई है वो सही बनाई है क्या? देखिए बेटा जी, देखिए इस इक्वेशन को। डन बेटा जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेटा लास्ट चौथे नंबर वाला, आर्द्रता का प्रभाव। आर्द्रता, घनत्व भी नहीं, इस टॉपिक को मैं तो कहता हूं कि आर्द्रता मान के चलिए कि आर्द्रता का प्रभाव। क्वेश्चन पूछा जाता है तो आर्द्रता का ही पूछा जाता है डायरेक्ट कि एक तो शुष्क वायु है, एक आर्द्र वायु है। एक शुष्क वायु है, आर्द्र वायु है, कहां पर वेग ज्यादा होगा ध्वनि का? एक शुष्क वायु है, एक आर्द्र वायु है, कहां पर ध्वनि का वेग ज्यादा होगा? वैल्यू वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन भी बेटा कम ही पूछा जाता है। बेटा पूछा ही केवल इतना जाता है कि कहां पर वेग ज्यादा होगा, कहां पर वेग कम होगा, शुष्क में ज्यादा होगा या फिर आर्द्र में ज्यादा होगा। शुष्क और आर्द्र का कंपैरिजन, बेटा यह है आर्द्रता का प्रभाव। आर्द्रता का प्रभाव कि अगर मैं ह्यूमिडिटी मिला देता हूं, पानी की वाष्प को मिला दिया जाए हवा में, पानी की वाष्प मिल जाए हवा में बेटा, आर्द्र हो जाए वायु, बेटा आर्द्र वायु हो जाए, बेटा अगर वायु आर्द्र हो जाती है, अगर बेटा वायु आर्द्र हो जाती है तो वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा। जब मैं वाटर वेपर मिक्स कर देता हूं बेटा, वाटर वेपर मिला देता हूं, पानी की वाष्प मिला देता हूं वायु, शुष्क वायु में, शुष्क वायु में जानता हूं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुष्क वायु में कितना है बेटा? वेग कितना है शुष्क वायु में? बताइए शुष्क वायु में वेग कितना है? शुष्क वायु में वेग कितना है? 332 है बेटा, 332 अप्रोक्सीमेट 330। आर्द्र वायु की बात करेंगे बेटा, आर्द्र वायु में केवल इतना देखना होता है बेटा, बढ़ेगा कि घटेगा, है ना, बढ़ेगा कि घटेगा, देखते हैं बेटा, है ना। चलिए देखो बेटा, रूट ओवर गामा पी बाई रो ही होता है क्या? गामा पी बाई रो ही होता है क्या? देखो और बेटा इस स्लाइड में तो बहुत घुमा फिरा के लिखा हुआ है, चलो मैं इधर बताता हूं तुम्हें डायरेक्ट ये देखिए बेटा, वी साउंड इज इक्वल टू क्या? रूट ओवर गामा आर टी अपॉन MW होता है क्या? बोलो बोलो बेटा, होता है, यही होता है।
अब बेटा क्या मैं ऐसा बोल दूं क्या कि वी एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/mw होगा, बोल दूं क्या, ऐसा बोलो? अच्छा बेटा मैं कहां पे पता करना चाहता हूं, कहां पे? आर्द्र में। और बेटा मुझे दी हुई कहां पर है? शुष्क की वैल्यू मुझे पता है। तो बेटा यहां पर एमडब्ल्यू किसका आएगा? शुष्क का आएगा। यहां पर एमडब्ल्यू किसका आएगा बेटा? आर्द्र का आएगा। अच्छा बेटा एमडब्ल्यू आर्द्र का मतलब क्या है? एमडब्ल्यू आर्द्र का मतलब क्या है बेटा? एमडब्ल्यू वायु प्लस एमडब्ल्यू बेटा वायु प्लस क्या? वाष्प। नहीं लिखा है, में आ रहा है वहां पे। क्या दिक्कत हो गई है? एक मिनट रुकिएगा बेटा, कुछ दिक्कत हो गई है इसमें शायद। एक मिनट रुकिएगा बेटा, एक मिनट रुकिएगा, इरेज नहीं हो पा रहा है।
ठीक है बेटा जी, सुनिएगा, इधर लिख देता हूं, है ना। हाँ तो बेटा वी आर्द्र, इस तरफ क्या लिखा हुआ है अपन ने, वी आर्द्र, और बेटा यहां पर क्या लिखा हुआ है, वी शुष्क लिखा हुआ है, वी शुष्क। ठीक है, अब इधर 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 देखिएगा बेटा, एम शुष्क, एम डब्ल्यू शुष्क, इस तरफ तो क्या आएगा, एम डब्ल्यू किसका आएगा, शुष्क का आएगा बेटा। और बेटा इस तरफ किसका आएगा, एम डब्ल्यू। आर्द्र का मतलब, आर्द्र का मतलब क्या समझते हो बेटा, वायु प्लस क्या बेटा, जल वाष्प, वायु प्लस जल वाष्प। और बेटा ऊपर शुष्क वायु का मतलब केवल क्या है, केवल क्या रहेगी यहां पर, वायु रहेगी, केवल क्या रहेगी बेटा, वायु रहेगी। डन बेटा, दो जगह के कंपैरिजन कर रहे थे अपन, एक तो शुष्क वायु का, एक आर्द्र वायु का। शुष्क वायु का बेटा, एक आर्द्र वायु का। बेटा शुष्क वायु और आर्द्र वायु के लिए अपन ने कंपैरिजन किया तो मुझे पता है गामा सेम रहेगा, आर सेम रहेगा, टी सेम रहेगा, एमडब्ल्यू चेंज होता है। तो एमडब्ल्यू चेंज होगा बेटा, तो अपन ने बोला कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट के अंदर, तो बेटा यहां पे क्या लगेगा, रूट लगेगा। ऐसे बेटा इस तरफ भी क्या लगेगा, रूट लगेगा। लेकिन मुझे कम ज्यादा वैल्यू का आइडिया लेना है, कौन सी वैल्यू कम है, कौन सी वैल्यू ज्यादा है। तो बेटा अगर यहां वाली वैल्यू मुझे आइडिया लग जाए कि कौन सी वाली वैल्यू ज्यादा रहेगी, कौन सी वाली वैल्यू कम रहेगी, कौन सी वैल्यू ज्यादा रहेगी, कौन सी वैल्यू कम रहेगी, यहां पे पता करना है इन दोनों का। तो बेटा जो शुष्क वायु है, शुष्क वायु का तो कितना होता है 28.8, शुष्क वायु का तो कितना होता है बेटा 28.8, वायु प्लस वाष्प। बेटा इसका तो कितना होता है 28.8, और बेटा ये वाटर वेपर ही तो है, तो इसका कितना होता है, पानी का कितना होता है 18 होता है, पानी का कितना होता है 18 होता है। तो बेटा जो ये वैल्यू आती है ना, ये वैल्यू कहां से कहां के बीच में आएगी, 18 से 28 के बीच, कहां से कहां के बीच आएगी, 18 से 28 के मध्य। कहां आएगी बेटा ये वाली वैल्यू, 18 से 28 के मध्य आएगी। जब मिक्सचर के लिए पता करोगे, आर्द्र वायु के लिए पता करोगे, तो आर्द्र वायु के लिए बेटा एमडब्ल्यू क्या आएगा, 28 से क्या आएगा, कम आएगा, क्योंकि बेटा मैंने 28 वाले में किसको मिक्स कर दिया, 18 वाले को मिक्स कर दिया। पूरी शुष्क वायु होती, पूरी शुष्क वायु होती तो कितना होता बेटा 28.8, लेकिन बेटा अगर 28 वाले में अगर मैं 18 वाला मिक्स करता जा रहा हूं तो बेटा एमडब्ल्यू क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। दोनों के बीच की वैल्यू आती है कोई ना कोई। शुष्क वायु का 28.8 होता है बेटा। शुष्क वायु में क्या 80% नाइट्रोजन और बेटा 20% क्या ऑक्सीजन। एक क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, उसमें करवाऊंगा 28.8 वाली वैल्यू वाला। शुष्क वायु बेटा क्या 20% ऑक्सीजन और 80% नाइट्रोजन। कितना होता है बेटा 28 और 32 का बीच का। शुष्क वायु का मतलब क्या है, वायु किसका मिक्सचर है बेटा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन का 32 होता है, नाइट्रोजन का 28 होता है, तो 28 और 32 के बीच में वैल्यू होती है, 28.8 वैल्यू होती है वायु के एमडब्ल्यू की। लेकिन बेटा वायु में मैं 28.8 वाली में मैंने 18 वाला मिला दिया, 18 वाला मिला दिया तो बेटा वैल्यू क्या रह जाएगी, कम रह जाएगी, 28 से घट के कम रह जाएगी, 28 और 18 के बीच की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब बेटा ये वाली वैल्यू क्या रहेगी, कम, ये वाली वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा। बेटा ये वाली वैल्यू क्या है, कम, ये वाली वैल्यू क्या है, ज्यादा। तो बेटा यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो वी आर्द्र रहेगा, वी आर्द्र रहेगा वो लेस देन क्या होगा, वी शुष्क होगा, वी शुष्क होगा। देखिए बेटा लिखा हुआ है क्लियर, उल्टा लिख दिया है क्या मैंने, उल्टा लिख दिया है क्या, ये वायु का ज्यादा रहेगा, उल्टा लिख दिया है मैंने, उल्टा लिख दिया है। इसका क्या रहेगा बेटा, ज्यादा, इसका क्या रहेगा, कम।
ठीक है बेटा, आर्द्र वायु में क्या हो जाता है, आर्द्र वायु का मतलब बेटा वायु में मैंने पानी मिला दिया, वायु में मैंने पानी मिला दिया, कम एमडब्ल्यू वाली चीज मिला दी, तो ओवरऑल एमडब्ल्यू क्या रह जाएगा, कम रह जाएगा। एमडब्ल्यू कम रह जाएगा तो बेटा वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए बेटा जी क्वेश्चन देखिए। अब किसी भी गैस के माध्यम का तापमान 600 केल्विन बढ़ाने पर उस माध्यम का वेग प्रारंभिक वेग का गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, लिखा हुआ है यहां पर, ये 2 गुना हो जाता है। तो उस माध्यम से डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ज्ञात कीजिए, उस माध्यम का डिग्री सेंटीग्रेड में तापमान पता कीजिए बेटा। पहले तापमान बेटा दिया हुआ है, तापमान की वैल्यू नहीं दी हुई है, बस इतना बोला जा रहा है कि कितना बढ़ा दिया जाता है, 600। जैसे 100 केल्विन था तो 700 केल्विन कर दिया, 200 केल्विन था तो 800 कर दिया, 300 था तो 900 केल्विन कर दिया, ऐसे बढ़ा दिया जाता है बेटा। अच्छा बेटा, तापमान बढ़ाया जा रहा है, तापमान बढ़ाया जा रहा है, उसके साथ साथ वेग बढ़ रहा है, तो बेटा कौन सी प्रोपोर्शनलिटी होगी, कौन सी प्रोपोर्शनलिटी होगी, ताप पर निर्भरता वाली प्रोपोर्शनलिटी होगी। क्या वी आर एम एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी आएगा क्या बेटा, वी आर एम एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। तापमान बढ़ा रहा है, क्वेश्चन में क्लियर दिख रहा है बेटा। सुनना बेटा, मैं सोल्व कर देता हूं अलग से, वरना तुम बोलोगे पहले से लिखा हुआ है ना, फिर सोल्व कर देता हूं इसको, सुनना बात को। वी साउंड बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, रूट टी आएगा। अच्छा बेटा, रूट टी आएगा तो बोलो क्या लिखोगे, V2 बाई V1 इक्वल टू रूट ओवर T2 बाई T1, रूट ओवर T2 बाई T1। अच्छा बेटा बोलो, क्लियर बोला जा रहा है क्या कि वेग कितना हो गया, 2 गुना हो गया, वेग कितना हो गया, 2 गुना। बेटा अगर वेग 2 गुना हो गया है तो V2 इज इक्वल टू क्या, 2 टाइम्स ऑफ V1 लिख दूं क्या, पहले वाले का है तो 2 गुना हुआ होगा, बाद वाला जो वेग है V2 वाला जो वेग है वो 1 वाले का कितना है, 2 गुना है। तो बताओ बेटा कितना लिख दूं, 2V1 अपॉन V1 रूट ओवर क्या लिखोगे बेटा, T2 बाई T1। इससे इसको निपटा दूं क्या बेटा, कितना आ जाएगा, यहां से स्क्वायर भी कर देता हूं साथ के साथ। अगर बेटा स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, T2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 4T1। बोलिए अच्छा बेटा जी और सुनो बात को, क्या जो बाद वाला तापमान है वो पहले वाले तापमान से 600 ज्यादा है क्या, 600 ज्यादा है क्या पहले वाले तापमान से। तो ये देखिए बेटा जी, इसकी जगह ऐसा लिख दूं क्या, 4T1, जो T2 वाला तापमान रहेगा वो कितना रहेगा, T1 प्लस 600 रहेगा क्या, बताओ। T1 जितना था उससे 600 ज्यादा रहेगा क्या बेटा वो। यहां से बताओ बेटा, 3T1 इज इक्वल टू 200, 3T1 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 600, T1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 200 केल्विन। ये सॉल्यूशन गलत है बेटा, ये 900 के हिसाब से सोल्व किया हुआ है। अगर इसी क्वेश्चन में 900 होता यहां पे तो बेटा ये सही आंसर होता है ना, ये वाला गलत है बेटा, है ना, गलत है ये वाला। कितना आएगा T1, 200 केल्विन। अब देखो बेटा, अब क्या चेंज हुआ है, अब कौन सा क्वेश्चन चेंज है, कौन सा क्या चेंज हो रहा है, अब देख के बताओ इसमें क्या चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है। देखो गैस का नाम चेंज कर रहा है क्या बेटा, गैस का नाम, गैस का नाम चेंज कर रहा है क्या, गैस का नाम चेंज करता है तो बेटा एक ही चीज चेंज नहीं होती, 2 चीजें चेंज होती है, गामा भी चेंज हो सकता है और एमडब्ल्यू भी चेंज हो सकता है, गामा भी चेंज हो सकता है, एमडब्ल्यू भी चेंज हो सकता है। बेटा 600 ही लेना है, क्वेश्चन में 600 लिखा हुआ है, 600 के हिसाब से मैंने तुम्हें सोल्व करवा दिया। 900 वाले को मैंने क्रॉस लगा दिया, जिसको क्रॉस लगा दिया वो गलत है। इस वाले क्वेश्चन पे आओ। अब बेटा माध्यम चेंज हो रहा है क्या, देखो
और बेटा माध्यम चेंज होता है तो क्या क्या चीजें चेंज होती है, मुझे बताइए। माध्यम चेंज होता है तो क्या क्या चीजें चेंज होती है बेटा? माध्यम चेंज होता है तो क्या क्या चीजें चेंज होती है? गामा भी चेंज होता है और एमडब्ल्यू भी चेंज होता है। बेटा सॉल्यूशन ये वाले नहीं लिखने, गलत लिखे हुए हैं ये ना। देखो बेटा वी क्या, किसका अनुपात बताना है, किसका अनुपात बताना है? एक तो वी एच टू अपोन में क्या बेटा, वी एच ई। क्या आएगा बेटा? यही होता है फॉर्मूला, लिख देता हूं डायरेक्ट, है ना। यहां पे गामा तो क्या आ जाएगा, गामा एच टू अपोन गामा एच ई। एमडब्ल्यू उल्टा हो जाएगा बेटा, एमडब्ल्यू एच ई अपॉन एमडब्ल्यू एच टू। क्या मैंने सही लिखा है क्या बेटा? देखो ये फॉर्मूला सही लिखा है क्या मैंने? सही लिखा है क्या? देखो अभी अभी प्रपोर्शनिटी बताई थी क्या तुम्हें? अभी अभी प्रपोर्शनिटी बताई थी क्या? अभी अभी प्रपोर्शनिटी बताई थी क्या? देखो बेटा वी एच टू अपॉन वी एच ई। बेटा गामा बोलिए, गामा की वैल्यू तुम्हें पता नहीं होगी तो मैं बता देता हूं। डायटोमिक के लिए कितनी होती है बेटा? 7/5। द्विपरमाणु के लिए कितनी होती है? 7/5। H2 द्विपरमाणु के कितनी आएगी बेटा? 7/5। ये एक परमाणु के बेटा इसकी कितनी आएगी? 5/3। 3 ऊपर चला जाएगा बेटा इसमें से। MWHE बोलो बेटा, MWHE कितना रहेगा? 4। MWH2 कितना रहेगा बेटा? 2। ये 3 ऊपर चला जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा रूट के अंदर? 42/25। यह अनुपात आएगा बेटा इसका। कौन से वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो बेटा? प्रिया कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? कौन से क्वेश्चन में साइड में वैल्यू लिखूं? अच्छा गामा का वैल्यू, हां बिल्कुल सही बात बोलिए। गामा बहुपरमाणुइक कितना होता है बेटा? 4/3। गामा द्विपरमाणुइक कितना होता है बेटा? 7/5। और गामा एक परमाणुइक कितना होता है बेटा? एक परमाणु का 5/3। आगे चलू बेटा जी, आगे चलू। अब ये लीजिए भाई साहब, इंग्लिश में क्वेश्चन लेकिन समझ जाओगे तुम। देखो यदि किसी गैसीय माध्यम के तापमान में परिवर्तन 2% का परिवर्तन हो। तापमान में कितना परिवर्तन बेटा? 2% का परिवर्तन। तो बेटा किसमें परसेंटेज चेंज बताना है? वेग में परसेंटेज चेंज बताना है। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा? √T। वेग में प्रतिशत परिवर्तन, वेग में प्रतिशत परिवर्तन बेटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1/2। बेटा ताप में प्रतिशत परिवर्तन, ताप में प्रतिशत परिवर्तन कितना दिया हुआ है बेटा? 2 दिया हुआ है। क्या इसकी वैल्यू दी हुई है? इसकी पूछी हुई है। 1/2 गुणा क्या कर दोगे बेटा? 2। कितना आ जाएगा बेटा? 1% आ जाएगा। क्या देखो ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड वाला क्वेश्चन है बेटा, 5 डिग्री सेंटीग्रेड वाला क्वेश्चन है। ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाला क्वेश्चन है बेटा। तुम ट्राई करना बेटा इस वाले को, है ना। इंग्लिश में लिखा हुआ है, आ जाएगा समझ में, हिंदी में आ जाएगा। बहुत सिंपल सी एक लाइन है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग दिया हुआ है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे तुमसे पूछा हुआ है। लेकिन बेटा वायु नहीं है तो वैल्यू 330 नहीं लोगे, जो उसने दिए वो वाली वैल्यू लोगे अब की बार। हिंदी में लिख देता हूं बेटा साथ के साथ, है ना। एनटीपी पर, और तुम भी सोल्व करते जाना, साथ के साथ सोल्व भी करते जाओ। एनटीपी पर वायु में ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड है। तो समान माध्यम में क्लियर लिखा हुआ है, समान माध्यम में
समान माध्यम में 819 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग बताइए, ध्वनि का वेग बताइए। कर लोगे क्या बेटा क्वेश्चन को? तापमान परिवर्तन वाले से हो जाएगा क्या? देखो तापमान परिवहन हिंदी में लिख दिया है बेटा, मैंने हिंदी में लिख दिया है इस क्वेश्चन को। डन बेटा, कर दोगे क्या क्वेश्चन को? v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी से हो जाएगा क्या बेटा? v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। तुम्हें जो पता करना है v2 को तुम ऊपर लिखना बेटा, सॉल्यूशन पे ध्यान मत देना, सॉल्यूशन पे ध्यान मत देना। v2 अपॉन v1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? रूट ओवर t2 बाई t1। t1 तो कितना बेटा? एनटीपी, एनटीपी का मतलब कितना? 273 केल्विन। t2 कितना बेटा? 1092 केल्विन। बेटा कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। v2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ v1। v1 कितना दिया हुआ है? 330। कितना आ जाएगा बेटा? 660 आ जाएगा। क्वेश्चन फिर से लिख रहा हूं बेटा, यहां पर क्वेश्चन फिर से लिख रहा हूं। इस वाले क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं अपन, इस वाले क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं। याद है क्या तुम्हें? ये समान ताप पर हाइड्रोजन व हीलियम में ध्वनि के वेग का अनुपात इसी टाइप के क्वेश्चन चलेंगे बेटा। कभी बेटा इसी टाइप के क्वेश्चन चलेंगे, कभी माध्यम को चेंज करेगा, कभी गैस का नाम चेंज करेगा, कभी तापमान चेंज करेगा। तापमान चेंज करेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, माध्यम चेंज करेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा अपॉन एमडब्ल्यू। और बेटा दोनों को एक साथ चेंज करे तो तीनों चीजें रहेगी प्रोपोर्शनलिटी में। एक ठोस अनुदैर्ध्य तरंग द्वारा 2 सेकंड में तय की गई दूरी, ठोस अनुदैर्ध्य तरंग द्वारा 2 सेकंड में तय गई दूरी ज्ञात करो यदि यंग मॉड्यूलस बेटा इतना दिया हुआ है। और बेटा ये रो की वैल्यू दी हुई है तुम्हें, रो की वैल्यू यहां पे चेंज कर देता हूं। ये किसकी वैल्यू है बेटा? रो की वैल्यू है, रो की वैल्यू। रो इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? इतना दिया हुआ है बेटा। डेटाबेस क्वेश्चन, सॉलिड वाले क्वेश्चन, कुछ एक आध क्वेश्चन सॉलिड वाले भी कर रहे हैं। सॉलिड में फॉर्मूला क्या होता था बेटा? सॉलिड में फॉर्मूला क्या होता था? रूट ओवर यंग मॉड्यूलस अपॉन रो। आते पहली साइड पे लिखा था आज। लिक्विड में क्या होता था? बल्क मॉड्यूलस अपॉन रो। और गैस में क्या होता था बेटा? बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू गामा पी हो जाती थी, तो गामा पी बाई रो। याद आ रहा है क्या बेटा फॉर्मूला? सॉलिड में, ठोस में फॉर्मूला, ध्वनि के वेग का फॉर्मूला ठोस में यंग मॉड्यूलस अपॉन रो हो जाएगा क्या? सॉल्यूशन को हटा देता हूं, मैं सोल्व करूंगा अलग से, लेकिन तुम देख लो इस क्वेश्चन को, पहले इस क्वेश्चन को देख लो, तुम्हें क्या आइडिया लग रहा है। सॉल्यूशन को इग्नोर कीजिए, क्वेश्चन को देख लीजिए क्या आइडिया लग रहा है। देखो बेटा, एक ठोस अनुदैर्ध्य तरंग द्वारा 2 सेकंड में तय दूरी पूछी जा रही है और समय दिया जा रहा है, तो दूरी किससे आएगी? चाल गुणा समय। बस चाल पता कर लेते हैं, ध्वनि की चाल। और ध्वनि की चाल का ठोस में फॉर्मूला क्या? यंग मॉड्यूलस अपॉन रो, रूट ओवर यंग मॉड्यूलस अपॉन रो। देखो बेटा लिखा हुआ है ध्वनि का वेग यंग मॉड्यूलस अपॉन रो। यंग मॉड्यूलस की वैल्यू भी है, रो की वैल्यू भी है। बेटा कितना आ गया है? 5000 मीटर पर सेकंड आ गया। और बेटा दूरी का फॉर्मूला क्या होगा? चाल गुणा समय। चाल गुणा समय करोगे तो बेटा 10,000 आ जाएगा। अलग से लिखू क्या इसको? सिंपल सा है, देख लीजिए बेटा, देख लीजिए क्वेश्चन को, देख लीजिए 1 मिनट।
आज तुम सब लेकिन पढ़ने के मूड में लग रहे हो, कोई बीच में फालतू बातें नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों है? आज पढ़ाई के मूड में हो तुम, या कल टेस्ट है तो मतलब थोड़ी पढ़ाई की साइकोलॉजी बन चुकी है? वही क्वेश्चन है, ड्राई ह्यूमिड का क्वेश्चन है बेटा, कम ज्यादा पूछा जाएगा, कम ज्यादा पूछा जाएगा। ह्यूमिड में हमेशा क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। हीलियम वाले केस में उल्टा हो जाएगा बेटा क्वेश्चन। चलो बता देता हूं क्वेश्चन, कुछ अच्छा कंसेप्ट है इसमें ना, कुछ अच्छा कंसेप्ट है, देख लीजिएगा बेटा, सुन लीजिएगा बात को। देखिएगा बेटा, क्वेश्चन लिख रहा हूं, तुम दिमाग लगाना। दो दिए गए माध्यमों में एक शुष्क हीलियम है तथा दूसरा आर्द्र हीलियम है। बताइए किसमें ध्वनि की चाल अधिक है? बताइए किसमें ध्वनि की चाल अधिक है? किसमें ध्वनि की चाल अधिक है? बेटा क्वेश्चन शानदार है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। वायु किससे उल्टा जवाब आएगा? वायु से उल्टा जवाब आएगा। देखो बेटा, क्वेश्चन को करने का तरीका वही है, देखो है ना, मैं MW, देखो बेटा MW किसका बेटा? ड्राई हीलियम का कितना रहेगा बेटा? केवल 4। अब बेटा MW किसका? हीलियम प्लस किसका बेटा? हीलियम प्लस किसका? H2O। आर्द्र लिख रहे हैं बेटा, तो H2O मिला देंगे। H2O मिलाते हैं बेटा 4 और 18, 4 और 18 के मध्य आएगा क्या? 4 और 18 के मध्य, मतलब बेटा क्या आएगा? 4 से ज्यादा आएगा। तो बेटा अगर हीलियम में मिलाता हूं बेटा H2O को, तो हीलियम के कंपैरिजन में तो बेटा H2O का क्या है? ज्यादा है। तो जो H2O रहेगा बेटा, वो हीलियम के वेट को क्या करेगा? बढ़ा देगा। मिक्सचर का वेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। MW बढ़ जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। लेकिन बेटा ऑक्सीजन में मिलाऊंगा तो ऑक्सीजन का कितना है? 32 है। 32 वाले में 18 को मिलाओगे तो क्या करेगा? वो 32 को कम करेगा, और कम करेगा तो वेग बढ़ जाएगा। MW के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। V बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? √1/MW। बेटा प्रोपोर्शनलिटी से मैं लिख सकता हूं कि MW किसका ज्यादा है बेटा? MW किसका ज्यादा है? आर्द्र का ज्यादा है बेटा। किसका MW ज्यादा है? आर्द्र का। अगर MW आर्द्र का जाता है तो बेटा वेग उल्टा हो जाएगा, ड्राई का ज्यादा रहेगा बेटा। ठीक है बेटा, ये दोनों प्रकार के वेग पढ़ लिए अपन ने। अब ध्वनि के अभिलाक्षणिक गुणों की बात कर रहे हैं। ध्वनि के अभिलाक्षणिक गुण, ध्वनि के बेटा अभिलाक्षणिक गुण। ध्वनि के अभिलाक्षणिक गुण का मतलब क्या है बेटा? ध्वनि के अभिलाक्षणिक गुण का मतलब क्या है? सुनना मेरी बात को। जैसे मान लीजिए तुम्हारे घर पे कोई बाहर से एंटर किया, जैसे मान लो तुम्हारे कोई अंकल आने वाले हैं, मामा आने वाले हैं, पापा आने वाले हैं, या कोई छोटा भाई आने वाला है, छोटी बहन आने वाली है, मम्मी आने वाली है। बेटा कोई भी घर पे एंटर कर रहा है बेटा, वो अगर अपने पास नहीं पहुंचा, अपन आंखों से देख नहीं पाए उनको, लेकिन फिर भी उनकी आवाज सुन के अपन समझ जाते हैं बेटा कि ये वो पर्सन रहा होगा, ये वो व्यक्ति है। केवल आवाज सुन के अपन समझ जाते हैं कि हाँ ये उस व्यक्ति की आवाज है। बेटा थ्योरी वायु के लिए थी, क्वेश्चन बेटा हीलियम के लिए था, थ्योरी वायु के लिए थी। आर्द्र वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो तो
है ना, ध्वनि के अभिलाक्षणिक गुणों की बात कर रहा हूं बेटा, ध्वनि के अभिलाक्षणिक गुणों की। तो बेटा कोई भी पर्टिकुलर पर्सन होता है, पर्टिकुलर व्यक्ति होता है, तो बेटा उसकी आवाज सुन के अपन पहचान जाते हैं कि ये वो उस व्यक्ति की आवाज है। तो बेटा कोई भी दो व्यक्ति है, जैसे एक पुरुष है दूसरा भी पुरुष है, दोनों बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी बेटा दोनों की साउंड अलग अलग आ रही है, अलग अलग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाँ ये उसकी आवाज है, ये उसकी आवाज है। तो बेटा इस साउंड को डिफरेंशिएट करने वाली तीन चीजें होती है बेटा, है ना, ध्वनि के, जिनको क्या बोला जाता है, ध्वनि के अभिलाक्षणिक गुण। ध्वनि के अभिलाक्षणिक गुण क्या बोला जाता है बेटा, ध्वनि के अभिलाक्षणिक गुण। क्यों दो इंसानों का साउंड मुझे अलग अलग सुनाई देता है, अलग अलग सुनाई देता है, क्यों पहचान जाता हूं मैं, क्या क्या चीजें अलग रहती होगी उनमें कि ये अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है, पता लग जाता है ये इसका साउंड है, ये इसका साउंड है। तो ध्वनि को डिफरेंशिएट करने वाले, ध्वनि को डिफरेंशिएट करने वाले कारक कौन कौन से बेटा, उनकी बात कर रहा हूं। सबसे पहले आती है बेटा प्रबलता। प्रबलता का मतलब होता है बेटा लाउडनेस। ध्वनि का वह गुण जिसके आधार पर ध्वनि उच्च या निम्न कही जाती है। ध्वनि का वह गुण जिसके आधार पर ध्वनि उच्च या निम्न कही जाती है। बेटा एक ही गुण नहीं होता, तुम जो बता रहे हो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, वो केवल एक गुण है, तीव्रता, है ना। इससे तीन चीजें होती है, ध्वनि की तीन प्रॉपर्टी होती है। जिससे मान लो एक इंसान की बात कर रहा हूं, एक इंसान की, कभी तुम्हारे जैसे मान लीजिए मम्मी पापा जो भी है, मम्मी पापा, उन्होंने तुम्हें एक वर्ड तो ऐसे सिंपल ही बोला, एक बार तुम्हें डांट के बोला, तो बेटा डांट के बोलते हैं तब तेज बोलते हैं क्या, तब प्रबलता क्या होती है, ज्यादा होती है। जब नॉर्मली बात करते तो प्रबलता क्या होती है, कम होती है। लाउड स्पीकर है, उसकी प्रबलता क्या है बेटा, ज्यादा है। नाम ही क्या है, लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर है मतलब लाउडनेस क्या है, ज्यादा है। समझ रहे हो बेटा बात को। तो लाउडनेस ऐसा फैक्टर होता है जो बेटा किस पर निर्भर करता है, तीव्रता पर निर्भर करता है। लाउडनेस स्रोत का आकार व आकृति, बड़ा स्पीकर है ज्यादा आवाज निकालेगा, छोटा स्पीकर है कम आवाज निकालेगा। ध्वनि की तीव्रता बेटा, तीव्रता पर निर्भर करता है, तीव्रता पर निर्भर करता है बेटा। तो बेटा मान लीजिए तुमने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे कानाफूसी करके बात करते हैं, कानाफूसी करके बात करते हैं, तो कानाफूसी करके बात करते हैं तो अपन को थोड़ी थोड़ी आवाज आती रहती है। ऐसा बेटा कोई साउंड ऐसा भी होता है जिसकी मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आती। एक साउंड ऐसा है कि अगर उससे स्लो कोई बोलेगा तो मुझे उसकी आवाज नहीं आएगी। अगर साउंड की तीव्रता बहुत कम हो जाए, बहुत कम हो जाए, तो एक तीव्रता ऐसी भी होती है बेटा, जीरो नहीं होती, वो बिल्कुल जीरो नहीं होती। इतनी कम तीव्रता होती है बेटा कि मेरा कान जो है उसको सुन नहीं पाता है। वो तीव्रता जीरो नहीं होती बेटा, कुछ ना कुछ वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है तीव्रता की। साउंड की तीव्रता बहुत कम है, ध्वनि की तीव्रता बहुत कम है, वो बहुत कम तीव्रता होती है बेटा, लेकिन उस बहुत कम तीव्रता को अपन सुन नहीं पाते हैं। अपन सुन नहीं पा रहे, वो तीव्रता बहुत कम है, जीरो नहीं है बेटा, कुछ ना कुछ वैल्यू है, लेकिन अपन उसको सुन नहीं पा रहे हैं। तो बेटा वो तीव्रता जिसको मैं सुन नहीं पाता हूं, जहां पे जस्ट जिससे कम होते ही सुनना बंद, जिससे ज्यादा होते ही सुनना चालू, बेटा वो तीव्रता कितनी होती है, 10 की घात -12। कितनी होती है वो तीव्रता, 10 की घात -12। और वहां पे बेटा लाउडनेस को कितना बोला, 0 डेसिबल। वहां पे लाउडनेस को कितना बोला बेटा, 0 डेसिबल। कि अगर तीव्रता 10 की घात -12 रह गई तो लाउडनेस कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस तीव्रता की कोई ध्वनि अपन को सुनाई नहीं देगी। समझ पाए हो क्या मेरी बात को राजा बाबू, समझ पाए हो क्या मेरी बात को। लाउडनेस को किसमें मापा जाता है बेटा, डेसिबल में। ये किसमें मापी जाती है, डेसिबल में। बेटा आई नोट बराबर क्या होता है, आई नोट बराबर क्या होता है, 10 की घात -12। क्या रहेगी बेटा, एनर्जी, इंटेंसिटी है, तीव्रता है, जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अच्छा बेटा आई नोट होगी जब तीव्रता, इस समय पर जो लाउडनेस बोली जाएगी वो लाउडनेस कितनी होगी बेटा, 0 डेसिबल होगी। और बेटा जैसे जैसे मैं आई को बढ़ाता जाता हूं तो लाउडनेस भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और इनके बीच का जो रिलेशन लिखा जाता है कि तीव्रता के साथ लाउडनेस कैसे बढ़ती जा रही है, तीव्रता के साथ लाउडनेस कैसे बढ़ती जा रही है, बेटा वो रिलेशन किससे लिखा जाता है,
वो रिलेशन किससे लिखा जाता है बेटा, आई इज इक्वल टू, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू log आई, एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, log आई। ये रिलेशन है बेटा, एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू log आई। एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा, log आई। और बेटा प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो आगे कांस्टेंट आता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है। तो बेटा अगर मैं तुमसे बोल देता हूं कि L2 इज इक्वल टू कितना है बेटा, 10 log I2, ऐसे बेटा L1 इज इक्वल टू कितना है, 10 log I1, 10 log I1। बेस कितना रहेगा बेटा, यहां पे बेस 10 रहेगा, बेस 10 रहेगा, 10 बेस रहेगा बेटा यहां पर। अच्छा बेटा मैं यहां पर दोनों का डिफरेंस लेता हूं, न्यूमेरिकल के लिए बात कर रहा हूं, न्यूमेरिकल किस टाइप से पूछे जाएंगे तुमसे, वो तुमसे बोलेगा कि इतना डेसिबल बढ़ा दिया, 10 था बाद में 20 कर दिया, तो बेटा L2 माइनस L1 से क्वेश्चन बनते हैं, यहां पर L2 माइनस L1 से क्वेश्चन बनते हैं। तो बेटा अगर दोनों को डिफरेंस कर दूं, दोनों को माइनस कर दूं, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, 1 माइनस 2 कर देता हूं बेटा। अगर 1 माइनस 2 करूंगा तो बेटा L2 माइनस L1, देखो ये आएगा क्या LHS में, L2 माइनस L1। 10 log तो कॉमन आ जाएगा बेटा, L2 माइनस L1, 10 log तो कॉमन आ जाएगा बेटा, 10 तो कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा log I2 माइनस क्या बचेगा बेटा, log I1। देखिए बेटा जी यही बचेगा क्या, अच्छा बेटा ये log m माइनस log n को क्या log m बाई n लिखा जा सकता है, एक ही log कर दूं और I2 माइनस I1 की जगह I2 अपॉन I1 कर दूं, ऐसा कर दूं क्या, ये वाला हो जाएगा क्या बेटा, फॉर्मूला देखना, L2 माइनस L1, L2 माइनस L1 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 10 log I2 बाई I1, 10 log I2 बाई I1। बेटा एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, अगर एक साथ तुम्हें दो डेसिबल दिए जाए कि इतना डेसिबल है इतना डेसिबल है, पहले 10 डेसिबल था, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है 1 मिनट सुनना मेरी बात को, वापस सुनना है ना। अच्छा बेटा 0 डेसिबल लिख देता हूं, मान लीजिए एक वैल्यू कितनी है, 0 डेसिबल, एक वैल्यू 0 डेसिबल होती है, 0 डेसिबल के लिए आई की वैल्यू कितनी है बेटा, आई नोट है, 10 की घात माइनस 12। L1 इज इक्वल टू कितना कर दू बेटा, 0 डेसिबल, तो बेटा I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई नोट। इक्वेशन में पुट कर देता हूं बेटा, कितना आएगा, L2 इज इक्वल टू 10 log I2 अपॉन कितना आ जाएगा बेटा, आई नोट। फॉर्मूले को जनरलाइज करूं तो L इज इक्वल टू क्या बेटा, log I अपॉन आई नोट। ठीक है बेटा अब सुनना मेरी बात को, समझना मेरी बात को, मैं तुमसे क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूं बेटा, ये कहना चाह रहा हूं, सुनना मेरी बात को, कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है वो कितना तेज बोल रहा है कितना धीरे बोल रहा है, कोई कितना तेज बोल रहा है कितना धीरे बोल रहा है। जैसे एक बार तो किसी ने तुम्हें डांट के बोला, एक बार तुम्हें किसी ने नॉर्मली बोला, तो डांट के बोलने वाला साउंड क्या होता है, तेज होता है, उसकी प्रबलता क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। लाउड स्पीकर मतलब लाउडनेस ज्यादा है। हाँ बेटा बता रहा हूं, वही बता रहा हूं, लाउड स्पीकर मतलब लाउडनेस क्या है बेटा, ज्यादा है, लाउडनेस क्या है बेटा, ज्यादा है। फिर मैंने बोला बेटा कोई तीव्रता ऐसी होती है, साउंड की तीव्रता, कोई तीव्रता ऐसी है जहां पे मुझे साउंड लाउडनेस को डिसाइड कैसे किया गया, लाउडनेस प्रबलता को डिसाइड कैसे किया गया, तो एक वैल्यू ली गई पहले कि इस तीव्रता पर लाउडनेस कितनी रहेगी, 0 रहेगी। वो तीव्रता जो मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं देती, उससे कम वाली सुनाई नहीं देती, उससे ज्यादा वाली सुनाई देती है। तो उस तीव्रता पर बेटा मैंने लाउडनेस को, उस तीव्रता के उस मान पर, तीव्रता के उस मान पर बेटा मैंने लाउडनेस को, प्रबलता को कितना बोला, 0 डेसिबल। मैंने बोला बेटा कि तीव्रता 10 की घात माइनस 12 होती है, कोई ऐसा साउंड है जिसकी तीव्रता 10 की घात माइनस 12 है, तो बेटा मुझे कोई साउंड सुनाई नहीं देगा, मेरे कानों को कुछ भी साउंड फील नहीं होगा। तो 10 की घात माइनस 12 तीव्रता को बेटा मैंने क्या बोल दिया, 0 डेसिबल बोल दिया। अब 10 की घात माइनस 12 से ज्यादा जैसे तीव्रता होगी तो बेटा मुझे साउंड सुनाई देने लगेगा, तो 1 डेसिबल, 2 डेसिबल, 3 डेसिबल ऐसे हो जाएगा।
फिर मैंने बोला कि ये तीव्रता और डेसिबल के बीच का रिलेशन क्या है। ध्वनि को तो मैं, प्रबलता को तो मैं डेसिबल में नाप रहा हूं, लेकिन साउंड की एक और प्रॉपर्टी है तीव्रता। तो ये तीव्रता और डेसिबल का क्या लोचा है? मुझे दे दिया जाए कि साउंड की तीव्रता इतनी है, साउंड की तीव्रता इतनी है, तो प्रबलता कितनी होगी? तो बेटा प्रबलता और तीव्रता के बीच में संबंध किसने बताया? ये जो भी नाम लिखा हुआ है अजीबो गरीब सा, उस वैज्ञानिक ने बताया। और बेटा वो रिलेशन क्या बताया कि जो एल होता है, जो लाउडनेस होती है, जो प्रबलता होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? लॉग आई होती है, लॉग आई। तो बेटा मैंने मुझे दो वैल्यू दी जाती है क्वेश्चन में, इसलिए मैंने एक साथ दो इक्वेशन लिखी, पहली प्रबलता, दूसरी प्रबलता। दोनों के बीच में रिलेशन पता करने के लिए बेटा मैंने दोनों को माइनस किया, तो L2 माइनस L1 इज इक्वल टू क्या आया बेटा? लॉग की प्रॉपर्टी थी, इसलिए लॉग I2 अपॉन I1 आ गया। फिर लेकिन मैंने बोला कि क्वेश्चन में जरूरी नहीं दो ही प्रबलता गिवन हो। मैंने बोला क्वेश्चन में जरूरी नहीं दो ही प्रबलता गिवन, मैं डायरेक्ट एक प्रबलता की वैल्यू दे दूं, एक प्रबलता की वैल्यू दे दूं। मैं तुमसे बोलूं 20 डेसिबल प्रबलता है, तीव्रता बताओ। 20 डेसिबल प्रबलता है, तीव्रता बताओ। ध्वनि की प्रबलता 20 डेसिबल है, तीव्रता बताओ। तो बेटा एक ही वैल्यू दी हुई है, दूसरी वैल्यू तुम अपनी तरफ से लोगे। दूसरी वैल्यू अपनी तरफ से कितनी लोगे? 0 डेसिबल वाली लोगे। तो बेटा अगर एक ही प्रबलता देकर तीव्रता पूछी जाए, ये प्रबलता देकर ये तीव्रता पूछी जाए, तो दूसरी वैल्यू मैंने कौन सी ले ली बेटा? 0 डेसिबल I0 तीव्रता वाली ले ली। ठीक है, इस थ्योरी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही पॉइंट लिखे हुए हैं ना। ये लीजिए बेटा क्वेश्चन, रट्टा नहीं लगाना बेटा, मैंने तुम्हें बताया पूरा है ना। अब पूरे डेरिवेशन के बाद फॉर्मूला, फ्रूटफुल केवल फॉर्मूला है, इसलिए फॉर्मूले पे फोकस करने का बोल रहा हूं। देखो बेटा, आई तीव्रता वाली ध्वनि की प्रबलता के स्तर को डेसिबल में 30 डेसिबल प्रदर्शित करते हैं, तो आई अपॉन आई नोट ज्ञात कीजिए बेटा। आई अपॉन आई नोट की वैल्यू पूछी जा रही है, देखो क्वेश्चन में आई अपॉन आई नोट की वैल्यू पूछी जा रही है। देखो बेटा इसको ऐसे सोल्व कर दूं क्या? एल इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 10 log, बेस में भी क्या होता है बेटा? 10, इधर क्या आता है? आई अपॉन आई नोट, ये होता है क्या बेटा? देखो अब की बार तुमसे आई नहीं पूछा जा रहा, आई अपॉन आई नोट पूछा जा रहा है, केवल आई अपॉन आई नोट। आई नहीं पता करना, आई अपॉन आई नोट पता करना है। पूरा सोल्व करने का मेथड देखना बेटा, आई कैसे पता करना है, ये चीजें दूसरी तरफ कैसे जाएगी, आई कैसे पता करना है, कैसे सोल्व करेंगे लोग वाले क्वेश्चन को। एल की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा? 30 डेसिबल दी हुई है क्या? ये एल की वैल्यू है क्या? देखो एल की वैल्यू कितनी लिख दोगे? 30। इधर 10 लोग, बेस 10, आई अपॉन क्या लिखोगे बेटा? आई नोट। इससे इसको निपटा देता हूं बेटा, कितना आ जाएगा? 3। कितना आ जाएगा? लोग बेस 10 आई अपॉन आई नोट। अब बेटा यहां से तुम्हें ये आई अपॉन आई नोट करना है, मतलब लोग को हटाना है। और बेटा अगर लोग को हटाना है तो क्या लेना पड़ेगा? एंटी लोग लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बेटा? एंटी लोग। अच्छा एंटी लोग लेने का तरीका क्या है बेटा जी? एंटी लोग लेने का तरीका क्या है? अगर दोनों तरफ लोग लगे होते हैं, अगर दोनों तरफ लोग लगे हैं तब एंटी लोग लेंगे, तो लोग हट जाएंगे एंटी लोग लेते ही। जब दोनों तरफ ही लोग नहीं है तो एंटी लोग लेने की जरूरत ही नहीं है। तो बेटा दिक्कत कब है? जब एक तरफ लोग हो और एक तरफ नॉर्मल वैल्यू हो। एक तरफ लोग है, एक तरफ नॉर्मल वैल्यू है। दोनों तरफ लोग होता तो एंटी लोग लेते, क्या होता है? लोग हट जाते बेटा। दिक्कत तब है जब लोग केवल एक ही तरफ है, दोनों तरफ लोग होता तो लोग हट जाता, एंटी लोग लेते ही। तो बेटा एंटी लोग लेंगे तो बेटा जिस तरफ लोग है उस तरफ का तो लोग हट जाएगा, कितना रह जाएगा? केवल आई अपॉन आई नोट। बेटा दूसरी तरफ का क्या हाल हो रहा होगा? दूसरी तरफ का क्या हाल हो रहा होगा? तो बेटा दूसरी तरफ का हाल ये होता है कि दूसरी तरफ वाले पे किक पड़ती है। दूसरी तरफ वाले पे क्या होती है? किक पड़ती है। ये बेस यहां से जाकर क्या मारता है बेटा? किक मारता है। किक मारता है तो बेटा इधर वाली वैल्यू कहां पे चली जाती है? पावर में चली जाती है। कहां पे चली जाती है? पावर में। देखिए बेटा जी सही बोल रहा हूं मैं। कितना आ जाएगा यहां से? आई अपॉन आई नॉट। 10 की घात आई चुका है, चलो आंसर आई चुका है, आगे सोल्व करना ही नहीं। आई अपॉन आई नोट ही पूछा था। अच्छा बेटा आई पूछता तो इस आई नोट को भी इधर मल्टीप्लाई कर देते क्या? देखो, और आई नोट की वैल्यू जानते हो तुम 10 की घात -12।
हाँ ना बोलो। ये लीजिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब की बार तीव्रता की जगह तुम्हें पावर दे दी, शक्ति दे दी। तो शक्ति दे दी तो कंफ्यूज नहीं होना है भाई। आई इज इक्वल टू क्या है? आई इज इक्वल टू क्या होता है? पी अपॉन एरिया, पावर अपॉन एरिया, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो P2/P1 लिख देना भाई, P2/P1 लिख देना। सोल्व कर लोगे क्या इस वाले क्वेश्चन को? देखो ठीक है, चलिए बेटा एक एक लास्ट के कुछ दो चीजें और बची हुई है, दो चीजें और बची हुई है बेटा ध्वनि के लिए, दो चीजें और बची हुई है अपने पास। सेकंड नंबर वाली चीज लिखता हूं, प्रबलता के अलावा ध्वनि का कौन सा होता है बेटा? ध्वनि के अभिलाक्षणिक गुण पढ़ रहे थे आप। पहला गुण पढ़ लिया बेटा, ध्वनि के अभिलाक्षणिक गुणों में पहला गुण क्या था? प्रबलता। प्रबलता का मतलब क्या है? कोई साउंड कितना तेज सुनाई देगा या कितना स्लो सुनाई देगा, यह प्रबलता है बेटा। और मैथमेटिकल कैलकुलेशन अपन सीख चुके हैं। फील की बात करूं तो जो साउंड तेज सुनाई देगा उसकी प्रबलता ज्यादा है, जो कम सुनाई दे रहा है उसकी प्रबलता कम है बेटा। फिर होता है ध्वनि के लिए सेकंड तीव्रता। तीव्रता बेटा किस पर निर्भर करती है? तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर निर्भर करती है। तीव्रता किस पर निर्भर करती है बेटा? आवृत्ति पर। चलो ठीक है बेटा जी, बाकी का कल करते हैं बेटा, दोनों बाकी के कल पढ़ेंगे, है ना? मतलब मंडे को पढ़ेंगे। बहुत है आज के लिए, इतना टाइम हो चुका है, टाइम सब। ओके बाय बेटा, गुड नाइट, हैप्पी संडे, हैप्पी टेस्ट, गुड लक।